नमस्कार। तेज़ी से बढ़ती हुई समय और कोरोना महामारी को लेकर अब हम भी आ गए हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो आदर्श बाल विद्यालय के विद्यार्थियों की भारी डिमांड के कारण हम भी आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए और यहीं से आप इस वीडियो को देखना है, सुनना है और नोट कर लेना है। यहीं से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, कहीं जाने की, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी के साथ तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक और एक एक क्वेश्चन को इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को करा देंगे। तो बिना सोचे और समय को व्यर्थ किए अब हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। आपको कहीं समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए। हाँ, बिल्कुल। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। 9th 10th 11th 12 इस सभी क्लास के सब्जेक्ट यानी विषय साइंस की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इसी से जो हम पढ़ाएंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और उसे अपने कॉपी में नोट करते चलना है। बस कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए, जब समय लौटेगा तो फिर वो समय की बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आगे आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो आप लोगों को इससे पहले कुछ क्वेश्चन को हम इसमें करा दिए थे, यानी तत्वों के आवर्त सारणी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो गया था। इसमें जो क्वेश्चन बच गया है वो वहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको सब करा चुके हैं। जो बचा हुआ है उसको शुरुआत करते हैं। शायद मेरे अनुमान से जो क्वेश्चन बचा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी इसका मतलब हिंदी होगा आवर्त सारणी की विशेषताएं। आवर्त सारणी की विशेषताएं। आवर्त सारणी की विशेषताएं। ठीक, कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पे जुड़े रहना है। ये हम आपको एक एक टॉपिक और एक एक NCERT का MCQ से लेकर क्वेश्चन आंसर तक इसी चैनल के माध्यम से हम आपको कराते जाएंगे। ठीक है, कहीं कोई भटकना नहीं है साइंस के लिए मूलतः। ठीक है, चलो। तो आवर्त सारणी की विशेषताएं तो पहले लिखिए, फिर समझाएंगे। लिखो, नंबर 1 में लिखना आवर्त सारणी। लिखो, हेडिंग पहले लिखिए। आवर्त सारणी की विशेषताएं तर्कसंगत निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आवर्त सारणी की विशेषताओं को तर्कसंगत निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। हो गया, ब्रेक।
नंबर 1 लिखो, किसी एक वर्ग के तत्वों के किसी एक वर्ग के तत्वों के किसी एक वर्ग के तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य मतलब बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण, समान मतलब एक जैसा, बराबर, समान होने के कारण उनके गुण समान होते हैं, उनके गुण समान होते हैं, ठीक है, उनके गुण समान होते हैं। 1 मिनट, हाँ अब दिखाई दिया, उनके गुण समान होते हैं। चलो नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, लिखिए दूसरा, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। उसी में लिखना है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि परमाणु के नाभिक, इसका कारण यह है कि परमाणु के नाभिक और उसके बाह्य, परमाणु के नाभिक और उसके बाह्य मतलब बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच, बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में भी क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है, आकर्षण में भी क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है, परिवर्तित मतलब बदलना, परिवर्तित होता है। अब देख लीजिए, समझिए दोनों पॉइंट को, यानी आवर्त सारणी की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं बताना है तो आपको हेडिंग बोल देना है कि आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या अगर लिखित हैं या जो आपको लिखना हो। नंबर 1 में पहला पॉइंट क्या है? किसी एक वर्ग के तत्वों के बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उनके गुण समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक वर्ग को ले लो, मतलब कोई भी एक वर्ग, जैसे कि अगर हम लिथियम लेते हैं तो लिथियम वर्ग 1 का तत्व है। लिथियम जो है, अगर हम लिथियम लेते हैं, जैसे कि वर्ग 1 का तत्व है लिथियम, है ना, तो इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 3। तो इसके बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1। उसी प्रकार से सोडियम लेते हैं, परमाणु संख्या 11, बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 10 और 1, 11।
यानी दोनों के दोनों बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉन क्या है, समान है। दोनों तत्वों में बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉन समान है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसलिए इसका गुण भी क्या होगा, समान होगा, इसलिए समान गुण वाला तत्व हुआ। ये दोनों के दोनों सिर्फ वर्ग एक का ही तत्व है, लेकिन बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या है, समान है, इसलिए ये समान गुणधर्म वाला तत्व हुआ। पहला पॉइंट का मतलब यही होता है, ठीक है। दूसरा, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे कि वर्ग ऊपर से नीचे चलो, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे हम आएंगे तो सबसे ऊपर में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से। तो ये लिथियम से अधिक क्रियाशील सोडियम हुआ, सोडियम से अधिक पोटेशियम, पोटेशियम से अधिक मैग्नीशियम था। हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, लिथियम से अधिक क्रियाशील है सोडियम, सोडियम से अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, पोटेशियम से अधिक क्रियाशील है मैग्नीशियम, इस प्रकार से जो है ऐसे। तो ये जो आपस में एक दूसरे में जो क्रम में जो बंध रहा है, क्रम में, इसी को हम कहते हैं क्रमिक परिवर्तन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में सब के सब वर्ग एक का तत्व है और सभी में क्रमिक रूप से चेंज हो, यानी क्रमिक रूप से इसमें परिवर्तन नज़र आ रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा, धात्विक गुणधर्म तत्वों का बढ़ेगा और आपस में क्रमिक रूप से परिवर्तन होगा। यानी धात्विक गुणधर्म बढ़ना ही, ऊपर से नीचे आए तो एक दूसरे से इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो क्रम में जा रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्रमिक परिवर्तन। तो ऊपर से नीचे चलेंगे वर्ग में तो तत्वों में क्या होगा, क्रमिक परिवर्तन होगा और धात्विक गुण बढ़ेगा। यानी धात्विक गुण मतलब प्लस वाला जो होगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा और माइनस वाले, अधात्विक गुणधर्म कमेगा और धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा। तो ये पहला टॉपिक ये हो गया। इसी पर आप कुछ पॉइंट्स पर आधारित समझते हैं, इसी टॉपिक के अंतर्गत है, वो अलग नहीं है, इसी पर आप पॉइंट से समझ लेते हैं ज़रा। तो ये दो हो गया, किसी वर्ग में अगर बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉन समान है, किसी भी तत्व का अगर बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉन आपस में समान है तो वह तत्व का गुणधर्म समान होगा। दूसरा बताए हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उस तत्व के गुणों में आपस में एक क्रम के रूप में गुणधर्म बढ़ता जाता है, एक क्रम के रूप में गुणधर्म दिखाई देता है, तो उसी को हम कहते हैं क्रमिक परिवर्तन। कब, जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो धात्विक गुणधर्म क्या होगा, बढ़ेगा, धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। चलो अब इसके बाद अब बात करते हैं, इसी पर आधारित, उसी में लिखना है नीचे, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो। आवर्त सारणी की विशेषताओं को लिखो। इसके अलावा पैराग्राफ चेंज करके, इसके अलावा आवर्त सारणी की विशेषताओं को, आवर्त सारणी की विशेषताओं को निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा समझा जा सकता है। उसी का क्वेश्चन है, यानी आवर्त सारणी की विशेषता जो लिखा रहा है उसी का है, या तो आप वो लिख दीजिए, नहीं तो इसको लिखिए, कोई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नहीं है, उसी का है, यानी विशेषता ही है। इसके अलावा आवर्त सारणी की विशेषताओं को निम्न प्रयोगों द्वारा समझा जा सकता है। इसको हम प्रयोग पर समझेंगे, ठीक है। वो सीधा समझे हैं ऊपर भौतिक गुणधर्म के आधार पर, इसको प्रयोग पर डेप्थ में जाकर समझेंगे, गहराई में। इसके अलावा आवर्त सारणी की विशेषताओं को निम्नलिखित प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है, ठीक।
समझा जा सकता है। पहला किसके आधार पर समझोगे? पहला समझोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तो हम बोलते हैं, लिखिए। लिखना मुश्किल संभव नहीं है, कॉपी छोटा है, लिखिए आप। हम बोलते हैं, हाँ लिखो। किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के, डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या विशेषता है इसकी, सो देखते हैं। चलो लिखो। किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। आपको पहले से पता है, किसी भी वर्ग विशेष के सभी तत्वों का बाह्यतम शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा समान होता है, एक जैसा होता है। तो लिखिए, किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो सभी तत्वों के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो सभी तत्वों के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे वर्ग एक के सभी तत्वों के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। जैसे वर्ग एक के सभी तत्वों के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। जैसे वर्ग एक के सभी तत्वों के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। यानी ये आपको पता है, वर्ग एक है, यानी वर्ग एक में जितने भी तत्व है सबके बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉन चेक करो। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम क्या 3 है शायद, लिथियम 3 है, ये सोडियम 11, पोटेशियम 19। सब के बाह्यतम शेल में आपको 2 और 1 3, यानी बाह्यतम शेल का 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का भी 2 8 10 11 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम का 2 8 10 8 18 1 19 1 इलेक्ट्रॉन। यानी सब के सब एक वर्ग विशेष के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। इसीलिए इसका गुण क्या होगा, समान होगा। इसलिए इसका गुण समान होगा, क्योंकि वर्ग विशेष, किसी एक वर्ग विशेष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान है, बराबर है। इसलिए इसका गुणधर्म भी समान होगा, यानी बराबर होगा, एक जैसा होगा। सबके सब धातु है तो सबके सब धातु होगा। ऐसा नहीं है कि एक धातु होगा एक अधातु होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर धातु है तो धातु, अगर अधातु है तो सबके सब अधातु होगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा किसके आधार पर समझोगे? दूसरा समझेंगे संयोजकता के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? संयोजकता के आधार पर। दूसरा संयोजकता के आधार पर समझेंगे। दूसरा संयोजकता के आधार पर देखिए, लिखिए बोलते हैं, लिखो। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। उदाहरण के लिए लिखो। उदाहरण के लिए किसी तत्व की संयोजकता
किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के संयोजी सेल में यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही संयोजकता है। जितनी उसकी बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतना उसका संयोजकता होगा। वही लिखा है कि किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए लिखिए उसी में, इसीलिए वर्ग 1 और 2 के तत्वों की संयोजकताएं क्रमशः 1 और 2 होती हैं। इसीलिए वर्ग 1 और 2 की संयोजकताएं क्रमशः 1 और 2 होती है। इसीलिए वर्ग 1 और 2 की संयोजकताएं क्रमशः 1 और 2 होती है। क्योंकि वर्ग एक में अगर चेक करो, वर्ग एक का तत्व जितने भी है उसको अगर चेक करो तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सब की बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम सेल में 1, तो इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी? 1। संयोजकता भी क्या हो जाएगी? 1। इस सभी की संयोजकता 1 हो जाएगी कि इसकी बाह्यतम सेल की संयोजकता, क्योंकि बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। वर्ग एक के सभी तत्वों के बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी संयोजकता भी 1 होगी। मतलब नहीं समझे? यानी किसी भी तत्व के संयोजकता उसके बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो वर्ग एक के सभी तत्वों में बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसकी संयोजकता भी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि संयोजकता बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर कर रही है, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला। एक मिनट बाबा। हाँ चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है परमाणु आकार या त्रिज्या। नेक्स्ट उसी में अगला पॉइंट, दूसरा 2 पॉइंट हो गया। आवर्त सारणी की विशेषताएं का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट परमाणु, इस पर क्वेश्चन आता है जी अलग से। परमाणु का आकार या त्रिज्या, यानी इसको परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, या इसे शॉर्ट फॉर्म में परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं। सीधा अगर बोले तो परमाणु त्रिज्या भी बोल सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है, देखिए परमाणु त्रिज्या वही है जो आप लोग मैथ में जानते हो, कुछ नया नहीं है, वही भी ले लीजिए। अगर हम समझाते हैं, हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं, आपको लिखा देंगे। मान लीजिए कोई भी हम परमाणु ले लेते हैं, कोई भी, जैसे कि हम एक क्लोरीन परमाणु लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ये भी एक 2 क्लोरीन परमाणु है। कौन सी परमाणु? क्लोरीन परमाणु। 2 क्लोरीन परमाणु ले लिए। अब 2 क्लोरीन परमाणु ले लिए तो इस त्रिज्या है, तो इस हर एक परमाणु का अपना एक नाभिक है। इस नाभिक के केंद्र से दोनों की जो बीच की दूरी है, दोनों की बीच की दूरी का आधा, इसका आधा और इसका आधा, दोनों की बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या होगा। परमाणु त्रिज्या कहलाता है। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक से, यानी केंद्र से, उसके बीच की दूरी का आधा
परमाणु त्रिज्या है। जैसे कि सीधे समझिए और सिंपल वे में समझिए। जैसे कि मैथ में आप एक वृत्त देखते हैं, वृत्त मैथ में उस वृत्त का एक केंद्र है, तो मान लीजिए एक परमाणु है और इसका ये नाभिक हो गया। इस नाभिक से इसका डिस्टेंस आधा ही डिस्टेंस है ना, हाफ डिस्टेंस को ही आप त्रिज्या कहते हो, हाफ डिस्टेंस को ही आप त्रिज्या कहते हो। अगर इसको पूरा हम माप दे तो ये त्रिज्या नहीं व्यास हो जाएगी, पूरा नहीं करना। यानी किसी भी नाभिक, कोई नाभिक है उस कोई किसी भी परमाणु के नाभिक, ये एक परमाणु है, इसका ये नाभिक है, तो इसके नाभिक से उसके बीच की दूरी का जो आधा दूरी होगा उसी आधी दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। मैथ में भी और केमिस्ट्री में भी परमाणु त्रिज्या का मतलब ही यही होता है, चाहे वो मैथ हो या केमिस्ट्री हो। दो परमाणु या किसी भी परमाणु के नाभिक के उसके बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो लिखिए, लिखो भाषा। किसी परमाणु के बाह्यतम सेल, किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र से, किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र के, सॉरी से नहीं के लिखना है, किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हो गया। किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसी में लिखिए, किंतु परमाणु के बाह्यतम सेल का स्थान कभी भी नियत नहीं रहता है। लिखो, किंतु परमाणु के बाह्यतम सेल का स्थान कभी भी नियत नहीं होता है। किंतु परमाणु के बाह्यतम सेल का स्थान कभी भी नियत नहीं होता है, यानी उस नियत नहीं है कि उसका बाह्यतम सेल का स्थान, अगर ये फिक्स है कि यहाँ पर इसकी बाह्यतम सेल एक, दूसरा, तीसरा, तो इसका बाह्यतम सेल ये है, तो फिक्स नहीं कि इस बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है तो 2 ही रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। और ये इसका सेल यानी बाह्यतम सेल जो है वो फिक्स नहीं है, ये हमेशा मूव करता रहता है, इसमें हम फिक्स नहीं कह सकते हैं, स्थान नियत नहीं रहता है इसका। तो बाह्यतम सेल का जो स्थान होता है वो नियत नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे कोई भी परमाणु हो, उसके बाह्यतम सेल का स्थान कभी भी नियत नहीं होता है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए ही। तो पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, उसी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, परमाणु त्रिज्या का ठीक ठीक मान प्राप्त करना कठिन है। परमाणु त्रिज्या का ठीक ठीक मान प्राप्त करना कठिन है। परमाणु त्रिज्या का ठीक ठीक मान प्राप्त करना कठिन है, यानी उसे हम एकदम प्योर एक्यूरेसी मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लगभग में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग में, इसमें सब्जेक्टिविटी का महत्व अधिक है, ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिविटी पर निर्भर करता है इसका। हो गया, उसी में लिखना है। फिर भी एक ही तत्व के किसी सहसंयोजक अणु में, ये सहसंयोजक यही है सहसंयोजक अणु आपस में, फिर भी दोनों क्लोरीन है, एक ही तत्व है, और सहसंयोजक अणु यही क्लोरीन, 2 परमाणु। किसी एक ही तत्व के किसी सहसंयोजक अणु में दो आसन परमाणुओं के केंद्र के बीच की दूरी, परमाणुओं के केंद्र के बीच की दूरी है ना, ये बीच की दूरी, परमाणुओं के केंद्र के बीच की दूरी के औसत को परमाणु का आकार या त्रिज्या कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, मिला लो। फिर भी एक ही तत्व के किसी सहसंयोजक अणु में दो आसन परमाणुओं के केंद्र के बीच की दूरी के औसत को परमाणु आकार
या त्रिज्या कहते हैं। जैसे जैसे लिखो, जैसे जैसे क्लोरीन के दो अणु में बंधित नाभिकों के, जैसे क्लोरीन के, जैसे ये एक क्लोरीन का परमाणु ये हो गया और एक क्लोरीन का परमाणु ये हो गया, इसका नाभिक है। जैसे क्लोरीन के दो नाभिकों के बंधित, जैसे क्लोरीन के दो अणु, दोनों अणु में बंधित नाभिकों के बीच की दूरी, जैसे क्लोरीन के दोनों अणुओं में या अणु में बंधित नाभिकों के बीच की दूरी कितना होता है? 198 pm। तो ये बीच की दूरी 198 pm होता है। जैसे दो क्लोरीन के दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी कितना होता है? 198 pm। तो ये तो हुआ इसकी बीच की दूरी। अब हमको त्रिज्या बताना है तो इसका आधा करो। इसी परमाणु के, हम क्लोरीन परमाणु लिए हैं तो इसके नाभिकों के केंद्र की बीच की दूरी कितना होता है? 198। क्लोरीन परमाणु की 198 होता है। तो ये तो हो गई बीच की दूरी 198। हमको त्रिज्या ज्ञात करना है तो आधा कर दिए, हाफ। इससे इसको काटो तो कितना आएगा? 99 से 99 pm हो जाएगा। ठीक है।